इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीएसआई की एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के पुराने क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एमपीएसआई की एग्जाम में किस प्रकार के मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे ये सारे के सारे ही क्वेश्चंस आपकी एमपीएसआई की एग्जाम में, मतलब पिछली बार की जो एमपीएसआई की एग्जाम में पूछे गए सारे ही मैथ्स के क्वेश्चंस है। देख लेते हैं अब हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 1:3 के अनुपात में है और उसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर वर्ग है तो समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो सवाल में गिवन है वो हम लिख लेते हैं। जैसे क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण, मतलब विकर्ण जो है वो उनका रेशियो क्या है, 1:3 है। ये है विकर्ण का रेशियो। उसके बाद अगला यहाँ पर ये है कि क्षेत्रफल जो हमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है, एरिया मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें यहाँ पर एक समचतुर्भुज, जैसे यहाँ पर समचतुर्भुज होता क्या है, जिसकी चारों ही भुजाएं क्या होती है, समान होती है। उसके बाद जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, मतलब ये तो हो गया पहला वाला विकर्ण और ये हो गया दूसरा विकर्ण। अब हमें यहाँ पर ये चारों भुजाएं आमने सामने की जितनी भी होती है वो क्या होती है, सब बराबर होती है। हम इसको ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये होता है आपका विकर्ण D1 और ये होता है D2। अब हमें यहाँ पर विकर्ण का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो हम रेशियो है तो इसको क्या कर लेते हैं, 1x मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है मैं आपको बताता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई D1 इंटू D2। ये क्या होता है, क्षेत्रफल। D1 जो होता है वो होता है विकर्ण और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया हमें, 6, तो क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख देंगे, 6। उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई D1 विकर्ण पता है हमें कितना है, 1x। उसके बाद मल्टीप्लाई D2 कितना है, यहाँ पर 3x है। बस हमें यहाँ पर करना क्या है कि इसको सोल्व कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 डिवाइड में तो इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी 2। अब यहाँ पर जब भी पावर हटती है तो क्या होता है, अंडर रूट लगता है, तो कितना हो जाएगा, √4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर बताना क्या है लास्ट में, तो समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले तो छोटा और बड़ा होता क्या है कि जो रेशियो में जो छोटा होता है वही छोटा होता है और जो रेशियो में बड़ा होता है वही बड़ा। तो यहाँ पर हमें छोटे विकर्ण मतलब 1 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे तो छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, C इज राइट आंसर। अगर यही पूछता है कि बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी तो फिर क्या होता, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाता, 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से पूछता है कि छोटा विकर्ण तो 2 सेंटीमीटर और अगर पूछता है कि बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी तो 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पर कि एक व्यक्ति ने 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में की। आगे क्या है कि उसने आंशिक यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में साइकिल पर की, मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में साइकिल पर की तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल की। तो पैदल यात्रा करने पर निम्न में से कितनी दूरी तय की, वो हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें सवाल में ये गिवन है कि एक व्यक्ति ने 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय की, मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ पर 61 किलोमीटर है। उसके बाद आगे क्या है कि समय जो है वो कितना है, टोटल टाइम जो है वो है 9 घंटे में। अब आगे यहाँ पर ये बोला है कि उसने आंशिक यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में साइकिल पर, मतलब C मान लेते साइकिल को, तो साइकिल पर कितने स्पीड से की है, तो 9 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद पैदल मतलब वॉक द्वारा कितनी की है, W से डिनोट कर लेते हैं, तो 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो भी चीजें थी हमें सवाल में दी थी हमने सिर्फ ऐसा कैसा लिख लिया इनको। उसके बाद अब हमें यहाँ पर लास्ट में क्या गिवन है कि पैदल यात्रा करने पर निम्न में से कितनी दूरी तय की गई। तो मान लेते हैं हम पैदल द्वारा जो है x किलोमीटर की दूरी तय की गई है, तो फिर साइकिल द्वारा कितनी तय की गई होगी,
जितनी भी दूरी है उसमें से माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 61 माइनस एक्स। अब हमें यहाँ पर दूरी इसकी पता है, यहाँ पर पैदल में चलेगा तो कितनी दूरी है x किलोमीटर, साइकिल से जाएगा तो कितनी दूरी हो गई यहाँ पर 61 माइनस एक्स। उसके बाद हमें यहाँ पर चाल भी दे रखी है और टोटल जो समय दिया वो कितना है 9 घंटे। तो हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले पैदल चलकर x किलोमीटर की दूरी और चाल कितनी है यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर पैदल वाली, तो कितना होगा 4 प्लस बीच में उसके बाद यहाँ पर क्या है दूरी कितनी 61 माइनस एक्स और डिवाइड में चाल क्या है यहाँ पर साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा और टोटल इन सभी को तय करने में कितना समय लगता है 9 घंटे। तो बस हमें यहाँ पर करना ये है कि इन दोनों को ही सोल्व कर लेना है और x की वैल्यू निकाल लेना है और जो भी x की वैल्यू आएगी वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना 4 और 9 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, क्योंकि 36 क्या 4 से भी डिवाइडेड है और 9 से भी डिवाइडेड है। तो 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 9 टाइम और 9 का मल्टीप्लाई x में कर लो कितना होगा 9x प्लस अब यहाँ पर 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम और 4 का मल्टीप्लाई 61 में कर देंगे तो कितना होगा 4 उसके बाद 24 मतलब 244 माइनस फिर x में भी कर लो तो कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो गया 9। अब हमें यहाँ पर ये जो 36 है ये डिवाइड में तो इधर आएंगे इक्वल में आएंगे तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा 9x माइनस 4x कितना बच जाएगा 5x प्लस 244 बराबर यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना होगा 954 बचेंगे कितने 5, उसके बाद 9 का मल्टीप्लाई 3 में 27 और 5 मतलब 324 बराबर इधर कितना होगा यहाँ पर 5x प्लस 244 बराबर। अब ये देखो बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 5x बराबर इन दोनों का डिफरेंस कितना बच जाएगा यहाँ पर 80 मतलब 324 माइनस कितना करना हमें 244 तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 80। अब हमें यहाँ पर सोल्व कर लेना तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 क्योंकि 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 16। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 16 मतलब पैदल चलकर उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की है तो 16 किलोमीटर की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए वाला मतलब फर्स्ट इज राइट आंसर। और अगर पूछता है कि साइकिल द्वारा दूरी कितनी तय की है तो टोटल जो दूरी है हमारे पास है 61 किलोमीटर, उसमें से हमने 16 किलोमीटर तो पैदल के द्वारा तय कर ली तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर तो साइकिल द्वारा तय की है और 16 किलोमीटर जो है वो पैदल दूरी तय की गई है। आई होप मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a और b दो संख्याओं का औसत 505 है। आगे क्या है कि b और c का औसत 625 है और c और a का औसत जो है 550 है। तो a का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना मतलब a की जो वैल्यू है वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन क्या है कि a और b दो संख्याओं का औसत कितना है 505 मतलब a प्लस b दोनों का एवरेज कितना है यहाँ पर 505 मतलब ये क्या है एवरेज है और ये टोटल नंबर है मतलब a और b। उसके बाद आगे क्या है कि b प्लस c दोनों का ही औसत कितना दिया हुआ हमें 625। उसके बाद c प्लस a इसका औसत हमें दिया है 550। अब हमें यहाँ पर औसत का पता है कि नंबर ऑफ कितने हैं a और b मतलब दो व्यक्ति और एवरेज है 505 तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो इन दोनों का मतलब दो व्यक्ति है तो दो का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 505 में दो का मल्टीप्लाई तो कितना होगा 1010। उसके बाद यहाँ पर भी दो है तो कितना होगा 625 का डबल 1250। उसके बाद 550 का डबल कितना होगा यहाँ पर 1100। अब हमें यहाँ पर क्या है कि इन सभी का योग कर लेना है। तो यहाँ पर योग करेंगे तो क्या होगा देखो यहाँ पर a भी दो बार है b भी दो बार है और c भी दो बार है। तो सबसे पहले हम 2 कॉमन ले ले बचेगा क्या अंदर a प्लस b प्लस c बराबर इन सभी का योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 0 0 0 तो 0 ही बचेगी। उसके बाद 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 2 और 1 कितना होगा 3, 1 2 3 मतलब कितना हो गया 3360 बराबर क्या है 2 कोष्टक में a प्लस b प्लस c। तो इसको कैंसिल कर लो तो कितनी बार होगा यहाँ पर 2 से 1 बार बचेंगे कितने 1 6 बार 8 0 मतलब a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमें पता चल चुकी कितनी है 1680।
अब हमें यहाँ पर ABC की वैल्यू पता है और हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर पर्टिकुलर A जो है वो क्या करना, हमें ज्ञात करना, मतलब A की जो भी वैल्यू वो ज्ञात करना है। तो ABC में से अगर मैं B और C की वैल्यू घटा दूं तो क्या बचेगा, मेरे पास A बच जाएगा। अगर यहाँ पर ABC, अगर B प्लस C बराबर कितना है 1250, अगर मैं इसमें से माइनस कर लूँ तो बचेगा क्या, यहाँ पर A बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस करना है, बस वही क्या होगा, हमारा आंसर 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 16 में से 12 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 4, यानी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 430। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि दो संख्याओं 13:7 के अनुपात में है एवं छोटी संख्या बड़ी संख्या से 60 कम है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या दी हुई है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो हम यहाँ पर दो संख्या, एक तो A मान लेते हैं और एक B मान लेते हैं। उनका हमें रेशियो कितना दिया हुआ है 13:7, ये क्या है रेशियो है। उसके बाद आगे ये बोला गया है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या से कितना कम है, यहाँ पर 60 कम है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग, मतलब हमें यहाँ पर A प्लस B बराबर जो है वो फाइंड करना है, क्योंकि हमने माना क्या है A प्लस B। अब हमें यहाँ पर सेकेंड लाइन में क्या बोला गया कि छोटी संख्या बड़ी संख्या से कितना कम है, 60 कम है। तो रेशियो में भी हम यहाँ पर क्या लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन टाइप के सवाल को सोल्व करने का बस यही तरीका होता है कि अब जब रुपए में या संख्या में हमें दे रखा हो तो हमें रेशियो में भी उनका डिफरेंस, अगर योग बोलते तो योग कर लेते, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 13 माइनस 7 कितना आएगा 6 आएगा। जो भी डिफरेंस होता है उसको हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता है, तो 60 डिवाइड बाई कितना होगा 6। और पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं का योग, मतलब रेशियो में या तो अलग अलग निकाल के करें या रेशियो का ही योग कर ले, तो कितना होगा 13 और 7 कितना होगा 20। तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से A प्लस B डायरेक्ट ही निकल कर आ जाएगा। तो 6 से 10 बार और 10 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का जो योग आएगा वो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा D वाला। यहाँ पर की बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रेशियो पता है। तो करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, 60 बटे कितना होगा 6, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करना, हमें यहाँ पर 13 करना, क्योंकि जो रेशियो में बड़ा होगा वही क्या बड़ी संख्या होगी। तो 10 बार और 13 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 130। अब हमें यहाँ पर बड़ी संख्या पता है कितनी होगी 130, छोटी पूछेगा तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो हम यहाँ से छोटी संख्या बड़ी संख्या और योग दोनों तीनों ही ज्ञात कर सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में A और B की आयु के बीच का अनुपात 6:7 है। यदि B A से आयु में 2 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद A और B की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ क्या है कि A और B की आयु के बीच क्या है, रेशियो पता है हमें कितना है, A और B रेशियो कितना है 6:7। और ये जो रेशियो है ये क्या है, वर्तमान का रेशियो है। हमें ये बहुत ही ध्यान रखना है कि रेशियो वर्तमान का है कि 5 वर्ष पहले का है कि 5 वर्ष बाद का। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चंस में वो क्या है कि वर्तमान जो रेशियो जो है आयु का वो क्या है, वर्तमान है। अब आगे क्या बोला गया है कि बी ए से आयु में 2 वर्ष बड़ा है, मतलब कितने वर्ष बड़ा है, तो 2 प्लस वर्ष, 2 वर्ष बड़ा है। तो 4 वर्ष बाद मतलब प्लस 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर रेशियो जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 के वर्तमान आयु दे रखी है, रेशियो दे रखे हैं। उसके बाद बी जो है ए से आयु में 2 वर्ष बड़ा है। तो देखो यहाँ पर रेशियो में कितना बड़ा है बी ए से, तो रेशियो में कितना है, दोनों का डिफरेंस 1 है। और आयु में कितना बड़ा है, तो 2, तो 2 को डिवाइड करो 1 से, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चंस में देखा था। उसके बाद यहाँ पर ज्ञात क्या करना हमें, और ए और बी की आयु का अनुपात, मतलब सबसे पहले हमें ए की आयु ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर बी की भी आयु ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों की ही आयु पता करना है, उसके बाद रेशियो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की आयु कितनी आ जाएगी यहाँ से 12 वर्ष। उसके बाद बी की ज्ञात करना है तो 2/1 मल्टीप्लाई बाय रेशियो क्या है 7, तो कितनी हो गई यहाँ से 14 वर्ष। अब हमें यहाँ पर ये मालूम पड़ चुका है कि ए की वर्तमान आयु 12 वर्ष, बी की वर्तमान आयु 14 वर्ष, और हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है कि 4 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात। मतलब अगर आज ए की आयु 12 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4 और जोड़ लो कितना हो जाएगा 16 वर्ष।
और बी की कितनी हो जाएगी 4 साल बाद 18 वर्ष। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, आयु तो बतानी नहीं, रेशो बताना। तो रेशो क्या होता है, सबसे छोटा तो 2 से 8 बार और 2 से 9 बार। मतलब ए और बी की जो 4 साल बाद की बात आयु का जो रेशो होगा वो कितना होगा 8:9। मतलब यहाँ से हमारा सी इज राइट आंसर है। मतलब अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि दो संख्याओं का योग 125 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 17 कम है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों ही संख्या हमें क्या करनी, ज्ञात करनी। सबसे पहले हमें यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योग, मतलब दो संख्या, एक तो मैं x मान लेता हूँ और दूसरी क्या मान लेता हूँ y। इन दोनों का योग कितना है 125। योग है मतलब बीच में प्लस का साइन कर देते हैं। आगे क्या बोला है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 17 कम है, मतलब क्या हो गया, एक तरीके से डिफरेंस ही हो गया, ये x माइनस वाई बराबर 17। इस सवाल को थोड़ा सा घुमाया इन्होंने, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इस सवाल में। अब हमें यहाँ पर दो संख्याओं का योग पता चल चुका है, उनका डिफरेंस भी पता चल चुका है। तो अब यहाँ से हम क्या संख्या ज्ञात कर सकते हैं दोनों। तो सबसे पहले प्लस और माइनस, तो y से y कैंसल, इन दोनों का योग कितना होगा 2x बराबर, इनका भी योग कर लो तो 7 और 5 12, कितना हो जाएगा 142। योग करेंगे उसके बाद 2 से कैंसिल कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 71। मतलब एक संख्या तो हमें पता चल चुकी है कि 71 है। अब देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे ही आप एक संख्या निकाल लो ना तो ऑप्शन में देख लो कि 71 कहाँ पर है, तो 71 ये फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाला आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। अब या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पर भी आपको अगर 71 मिलता है तो फिर तो आपको एक स्टेप और यहाँ पर बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू तो मिल चुकी, तो y की भी ज्ञात कर सकते हो। तो चलो मैं y की भी निकालना बता देता हूँ आपको। अब या तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो या इसमें रख दो। तो एक काम करते हैं हम ऊपर वाले में रख दें। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 71 प्लस y है और बराबर कितना है 125 है। तो y इधर ही रह जाएगा, उसके बाद ये इधर आएगा तो क्या होगा दोनों का डिफरेंस। तो 5 में से अगर 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, उसके बाद 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर 5। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 54। मतलब जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा 4 वाला। तो डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये श्री जेम्स की उम्र उनकी बेटी की उम्र की 4 गुना है। आगे क्या है कि 4 साल बाद श्री जेम्स की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 3 गुना होगी, तो वर्तमान में उनकी बेटी की उम्र क्या हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या है, श्री जेम्स की उम्र, मतलब जेम्स की उम्र जे मान लेते हैं और बेटी को हम क्या करते हैं डॉटर मान लेते हैं, डी से डिनोट कर लेते हैं। अब बोला क्या गया है कि श्री जेम्स की उम्र उनकी बेटी की उम्र की 4 गुना, मतलब जेम्स की जो उम्र है वो उसकी बेटी पर निर्भर है। तो अगर बेटी को अगर 1 मान ले तो जेम्स कितना हो जाएगा 4 टाइम, क्योंकि 4 गुना है तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना होगा 4 गुना। अब ये कुछ नहीं बोला, मतलब वर्तमान आयु, अगर कुछ नहीं बोला जाए ना तो हमेशा ध्यान रखना कि ये वर्तमान आयु का रेशो है। अब नेक्स्ट आगे क्या बोला है कि 4 साल बाद श्री जेम्स की उम्र अपनी बेटी की उम्र से कितनी हो जाती है यहाँ पर 3 गुना, मतलब 3 टाइम हो गई। और है क्या ये +4, 4 वर्ष बाद, प्लस का मतलब बाद में, मतलब 4 वर्ष बाद। अगर यहाँ पर 4 वर्ष पहले होता तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। अब हमें यहाँ पर करना ये होगा, इस सवाल को सोल्व करने का एक मैं बहुत सी शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3 - 1 कितना होगा 2 बच जाएगा। फिर हमें करना यह है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना होगा 3 होगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना होगा 4, और इन दोनों का भी डिफरेंस कितना होगा 1, तो हमें यहाँ पर लिख देना। उसके बाद हमारे पास आया क्या है 2/1। अब ये जो 2/1 है उसके बाद जो भी हमें यहाँ पर संख्या हो उसका मल्टीप्लाई हमें इसमें कर देना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 4, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 8 आएगा। अब ये जो 8 आया, अब हमें ज्ञात क्या करना है कि वर्तमान में उसकी बेटी की आयु, तो 8 का मल्टीप्लाई वर्तमान के रेशियो में कर दो तो कितना होगा 1 × 8, तो बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी 8 वर्ष, मतलब डॉटर की उम्र 8 वर्ष। और अगर पूछता है कि श्री जेम्स की उम्र क्या होगी, तो जेम्स की उम्र क्या होगी 4 × 8 बराबर 32 वर्ष, मतलब जो भी पूछता है। लेकिन फिलहाल जो हमारे क्वेश्चंस में वो क्या है कि बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो वो होगी 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ठेकेदार ने प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक कार्य को 4 दिनों में पूरा किया। उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है। ये जो क्वेश्चंस है तो बहुत इजी, लेकिन व्यापम जो है वो चाहे अभी जैसे एमपी पुलिस में भी बहुत बार पूछा गया, ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका एमपीएसआई की जो पिछली बार की एग्जाम हुई थी वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला होता है मजदूर, कार्य और ये होता है दिवस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मकादी, मकादी। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक ठेकेदार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 4 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब
एक ठेकेदार ने प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 6 लिख दो, ताकि हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ठेकेदार, तो ठेकेदार यहाँ पर कितने हो गए 6, एक काम को कितने घंटे कितने दिन में कर लेते हैं, 4 दिन में। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि 3 दिन में करने के लिए कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है, मतलब काम तो टोटल वही है। यहाँ पर क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क कर लेना। अब इस टाइप के सवाल को सोल्व करने का एक तरीका ये होता है, जब भी काम इक्वल हो तो हमें डायरेक्ट ही डिवाइड करना, तो 3 से 2 टाइम, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना होगा, 8 घंटे। तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 8। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 500 का 2/5वां 200 के 1/4 से कितना अधिक है। ये भी बहुत ही इजी सवाल है। मतलब यहाँ पर क्या है, 500 का मतलब मल्टीप्लाई और क्या है 2/5, मतलब 2/5वां भाग, माइनस 200 के 1/4 भाग से कितना कम। मतलब हमें यहाँ पर सोल्व करके क्या करना है, दोनों का ही डिफरेंस ही करना है इसमें। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 100 बार, और 100 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 200, माइनस 4 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, ये 50 बार। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 50। इन दोनों का डिफरेंस करना तो कितना होगा, 150। मतलब जो 500 का 2/5वां 200 के 1/4 से कितना अधिक है, तो 150 अधिक है। आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।